अंधेरा तो धीट है, अंधकार फैलाकर हर रोज सूरज के अस्तित्व की परीक्षा लेता है। मगर सूरज अपनी रोशनी से सितारों को चमकाकर अंधेरे में भी अपने होने का प्रमाण देता है। तो आपको सूरज बनना है जब आप कहीं पर भी हो, लेकिन आपके अस्तित्व का प्रमाण आप पूरी दुनिया में फैलाते रहोगे। इसी के साथ हमारा जो MCQ सेशन है हम शुरू करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर ही सकते हो। उसी के साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में भी अगर लिखते हो तो मैं ज़रूर आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर करूँगा वीडियोज़ के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम 11 अगस्त के जो MCQs है वो देखने वाले हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा मैं मयूर मोगरे। हमारे पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेस अवेलेबल है अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि SSC, UPSC, टीचिंग, डिफेंस, रेलवेज, नाबार्ड, UGC नेट, लॉ एग्ज़ाम, UPSC, स्टेट PSC, प्रोफेशनल कोर्सेज। तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट कर सकते हो www.studyiq.com या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। आपके मन में अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ वीडियो अपडेट्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन आता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इससे रिलेटेड। अब IIP, इसके बारे में आपको यहाँ पर सही स्टेटमेंट जो है वो पहचानना है। पहला स्टेटमेंट आता है इट इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। दूसरा आता है कि द ऑल इंडिया IIP प्रोवाइड्स अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फिगर टू मेजर जनरल लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द इकोनॉमी ऑन मंथली बेसिस। मतलब क्या है कि ये जो इंडिया का IIP है ये सिंगल रिप्रेजेंटेटिव फिगर है। मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होते हैं इन जनरल भारत में, मंथली बेसिस पर ये सिंगल रिप्रेजेंटेटिव एक फिगर देता है। तीसरा है कि इन IIP इंडेक्स हाईएस्ट वेटेज सेक्टर्स आर पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड लोएस्ट इज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। अब देखिए इसमें अलग अलग तरीके के सेक्टर्स दिए हुए हैं, तो अलग अलग सेक्टर्स में से हाईएस्ट वेटेज जिसे दिया गया है वो पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन है और लोएस्ट जो है वो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है, ऐसा कहा गया है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है, और तीसरा ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका जवाब रहेगा D, ऑल ऑफ द अबव। अब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम IIP के बारे में देख लेते हैं। IIP मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये ऐसा इंडेक्स है जो वेरियस सेक्टर जो है हमारे इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी के, उसे मेजर करने में काम आता है। जैसे कि माइनिंग हो गई, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी हो गई, उसी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स, ये सब जो अलग अलग चीज़ें हैं इसके बारे में, इसकी जो ग्रोथ है उसके बारे में हमें पता चलता है। और ये जो है ये एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म इंडिकेटर नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये एक लॉन्ग टर्म इंडिकेटर है इंडस्ट्रियल ग्रोथ जानने के लिए। ये एक शॉर्ट टर्म है। क्यों शॉर्ट टर्म है? क्योंकि मंथली बेसिस पर हमें ये सारी चीज़ें जो है वो पता चलती है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज आता है वहाँ तक हम इसे वैलिड मान सकते हैं। और करंट बेस ईयर अगर हम देखते हैं IIP का, तो वो हमें कौन सा देखने को मिलता है, 2011-12 ये करंट बेस ईयर है। देखिए पिछले साल बेस ईयर जो है बहुत सारी चीज़ों के चेंज हो गए थे, तो आपको बेस ईयर भी पता रहना चाहिए क्योंकि इस पर भी सवाल बन सकता है। उसी के साथ साथ IIP जो है रिलीज़ कौन करता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा हुआ है CSO जो है वो रिलीज़ करता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसमें फ़र्क क्या है? तो ASI जो है ये एनुअल बेसिस पर जो उनकी कैलकुलेशंस है वो रिलीज़ करता है, लेकिन अगर हम IIP देखते हैं तो ये मंथली बेसिस पर इसके जो कैलकुलेशंस है वो रिलीज़ करता है। और ASI जो है ये सिर्फ एक ही एक्ट के तहत काम करता है। वो कौन सा है? तो कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक एक्ट। कब आया था ये? 1959 में आया था। और अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का देखते हैं तो ये बहुत सारे एक्ट जो है उसके तहत ही काम करता है। और अगर हम ASI के बारे में देखते हैं तो ये जो एक्चुअल बुक है अकाउंट्स की और बाकी जो मेंटेन किए जाते हैं रजिस्टर्ड फैक्ट्री में जो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं उस पर बेस्ड होता है। लेकिन अगर हम IIP देखते हैं तो ये वेरियस मिनिस्ट्रीज़ जो है, मतलब 16 के आसपास जो मिनिस्ट्रीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है, वहाँ से जो डाटा है वो कंपाइल करके हमें मिलता है। तो ये फ़र्क है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ASI में। अब देखिए इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, उसमें माइनिंग आता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है और बहुत कुछ आता है।
उसी तरीके से अगर हम मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका शेयर देखते हैं हमारे जीडीपी में, तो लगभग 17% के आसपास शेयर जो है हमारा आता है। अब इसमें हमें 8 कोर इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। अब 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, फर्टिलाइजर्स है, स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है ये भी आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी निकल सकता है कि इनमें से कौन से कोर इंडस्ट्रीज़ नहीं है या फिर इनमें से कोर इंडस्ट्री कौन सी है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस निकल सकते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टोटल इसका वेटेज क्या है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का, तो 40.27% इसका टोटल हमें वेटेज देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा वेटेज किसे दिया गया है, सबसे कम वेटेज किसे दिया गया है, वो भी हमें पता रहना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आ रहा है रिगार्डिंग कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर कांचनजंगा रिजर्व जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट आता है इट वॉज इंस्क्राइब टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट इज़ हाइएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन द कंट्री। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें इंस्क्राइब किया गया है, उसी के साथ साथ ये हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का। दूसरा आता है द न्यूक्लियर पावर्ड स्पाई डिवाइस। जो स्पाई डिवाइस है ऑफ CIA वॉज प्लेस्ड ऑन द हाइट ऑफ माउंट कांचनजंगा। तो ये कांचनजंगा माउंटेन जो है उस पर ये स्पाई डिवाइस जो है वो लगाया गया था, ये दूसरा ऑप्शन है। अब देखिए पहला जो ऑप्शन है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंस्क्राइब किया गया है, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। कांचनजंगा लोकेटेड कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में लोकेटेड है। उसी के साथ साथ इसी तरीके से बाकी जो बायोस्फीयर रिजर्व है भारत के वो कौन कौन से हैं, तो एक आता है नीलगिरी, एक आता है गल्फ ऑफ मन्नार, और एक आता है सुंदरबंस, और कौन सा आता है नंदा देवी। उसी के साथ साथ और कौन सा आता है तो नोकरेक, और कौन सा आता है तो पचमरी। उसी के साथ साथ आता है सिंपली पाल, और कौन सा आता है तो ग्रेट निकोबार, और एक कौन सा आता है तो अगस्त्यमाला। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसी तरीके से और भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये भी काफ़ी नामचीन है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो न्यूक्लियर पावर्ड स्पाई डिवाइस जो लगाया गया था वो माउंट कांचनजंगा पर नहीं तो नंदा देवी जो है उस पर लगाया गया था। तो ये आपको पता रहना चाहिए, नंदा देवी पर लगाया गया था। दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, पहला बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, जवाब रहेगा ए ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हो जेम्स बॉन्ड इन हिमालयास, मतलब एक सीक्रेट डिवाइस यहाँ पर नंदा देवी माउंटेन जो है उस पर लगाया गया था। तो किसके द्वारा लगाया गया था, अमेरिका सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है CIA और इंडिया की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उन्होंने लगाया था। क्यों लगाया था, ताकि चाइना के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है उस पर स्पाइंग की जा सके, वो हमें पता चल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कांचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व की जो लोकेशन है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बेस्ड ऑन यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट। अब देखिए जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी जो लिस्ट है उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, मतलब आपको नॉलेज रहना चाहिए कि क्या बेसिकली क्या है वो, जिसे हम मैप भी कहते हैं। तो ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जो कि 1971 में लॉन्च किया गया था यूनेस्को के द्वारा। और इसका मेन मकसद क्या है, मेन मोटिव क्या है, ताकि जो रिलेशनशिप है मैन में, यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं नाम से ही मैन में, और जो बायोस्फीयर है मतलब जो एनवायरनमेंट है उसके साथ जो रिलेशन है वो हम यहाँ पर बेटर बना सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो यहाँ पर अचीव कर सके। तो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व इसका पार्ट नहीं है ये हमें बताना है। पन्ना नेशनल पार्क, सिंपली पार नेशनल पार्क, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पर जो पन्ना नेशनल पार्क है ये इसका पार्ट नहीं है, बाकी सारे जो है ये इसके पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस, नंदा देवी, नोकरेक, पचमढ़ी, सिंपली पाल, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, कांचनजंगा नेशनल पार्क। और इनकी जो लोकेशन है वो भी आपको पता रहनी चाहिए। नीलगिरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। सुंदरबंस कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। अब ये जो है इनकी ईयर ये भी अब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए आजकल क्या हो रहा है, UPSC बहुत स्पेसिफिकली जो ऑप्शंस है वो डालने लगी है, क्योंकि देखिए कंपटीशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो जब तक आप स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक बहुत मुश्किल है जो UPSC में अच्छे मार्क्स स्कोर करना। इसीलिए अभी हमें स्पेसिफिक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर आ रहा है फाइंड द करेक्ट मैच ऑफ ट्राइब्स फाउंड इन इंडिया। अब यहाँ पर ट्राइब्स जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है।
देखिए इतनी सारी ट्राइब्स है भारत में, बराबर है, और इतनी सारी ट्राइब्स को याद करना, क्योंकि हर स्टेट में बहुत सारी ट्राइब्स है, 20 से 25 ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगी। तो इतनी सारी ट्राइब्स को याद कैसे किया जाए? तो इतनी सारी ट्राइब्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि जो स्टेट में ट्राइब्स के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें चल रही है वही आपको याद रखना है। ये कभी स्टैटिस्टिकल डाटा पर नहीं पूछा जाएगा, ये हमेशा जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उसी पर पूछा जाएगा। ये हमको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैं। जो करंट में ट्राइब्स चल रही है, जो करंट में ट्राइब्स से रिलेटेड जो स्टेट में चल रहा है, वहीं से क्वेश्चन जो है वो निकलेंगे। इसीलिए आपको जो भी न्यूज़ में चल रहा है वो ध्यान देना है अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है सेंटिनलीज, तो ये त्रिपुरा में है ऐसा कहा गया है। दूसरा है कानीकरन, ये अंडमान निकोबार में ऐसा कहा गया है। सी आता है रियांग, ये केरला में ऐसा कहा गया है। और लास्ट आता है चेंचू, ये आंध्र प्रदेश में ऐसा कहा गया है। तो इसमें से कौन से करेक्ट मैच है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो डी है ये बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में ही ये जो ट्राइब है ये फाउंड की जाती है। और अगर हम सेंटिनलीज देखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार जो है वहाँ फाउंड की जाती है। और अगर हम कानीकरन देखते हैं तो ये अंडमान एंड निकोबार की नहीं है, ये है केरला की, तो ये आपको ध्यान देना है। और अगर हम रियांग देखते हैं तो ये केरला की नहीं है, ये है त्रिपुरा की। तो इस तरीके से मिक्स किए हुए हैं जो ऑप्शंस है वो। तो सही जवाब क्या है? डी। तो यहाँ पर डी इसका सही जवाब रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिडर द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रुको। रुको मतलब क्या है? रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल। इसके बारे में आपको सही स्टेटमेंट जो है वो पहचानना है। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी हैज लॉन्च्ड रुको, RUCO मतलब रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, इट विल अनेबल कलेक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल टू बायोडीजल। तो देखिए पहला स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो ये सीधे से गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से इसका कुछ लेने देना ही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी नहीं देख रही है यहाँ पर। अगर हम देखते हैं तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने लॉन्च किया है रुको मतलब रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं तो ये बिल्कुल सही है, जवाब रहेगा बी ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया है रुको। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्होंने वर्ल्ड बायोफिल डे जो है 10 अगस्त 2018, यहाँ पर मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है वो चीफ गेस्ट थे ये इनॉग्रल फंक्शन में। वहाँ पर उन्होंने कई चीज़ें कही थी, हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने, कि भारत जो है वहाँ पर अबेंडेंट नंबर ऑफ रिसोर्सेस है, उसी तरीके से इको फ्रेंडली ऑप्शंस भी हमारे पास बहुत सारे मौजूद है। हमें बस आइडिया लगाना है और अच्छी तरीके से काम करना है, जिससे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और एनवायरनमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ये क्या है? तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में स्टैब्लिश की गई है और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का जो है उसके तहत ये काम करती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और 6 इसके ऑफिसेस है, एक दिल्ली में है, एक गुवाहाटी में है, एक मुंबई में है, एक कोलकाता में है, एक कोची में है, एक चेन्नई में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परिवेश के बारे में। परिवेश न्यूज में चल रहा था, ये क्या है? इट इज अ सिंगल विंडो फॉर एनवायरमेंटल, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस। बी आता है, इट इज अ वेब पोर्टल वेयर कॉमन पीपल कैन रजिस्टर कंप्लेंट रिगार्डिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। सी आता है, इट इज अ पोर्टल फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिगार्डिंग लाइसेंस इशू। और डी आता है, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है ए, सिंगल विंडो क्लियरेंस है एनवायरमेंटल, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन के लिए। अब परिवेश का अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो वो है प्रो एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। और देखिए जो डिजिटल इंडिया है उसके स्पिरिट में इसे लॉन्च किया गया, जिससे कि ऑफिस के धक्के नहीं खाने पड़ते हैं, ऑनलाइन सब कुछ काम हो जाता है। तो इसमें काफ़ी आसानी जाती है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो फिल्म इंडस्ट्री है उनके लिए भी एक सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो ओपन किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये स्कीम काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये हमेशा न्यूज़ में चलती रहती है। पहला ऑप्शन आता है, इट एम्स टू प्रोवाइड road connectivity to unconnected villages with a population of above 500 in the plains and above 200 in the hilly areas। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रोड कनेक्टिविटी की बात हो रही है अनकनेक्टेड विलेज में, जहाँ पर पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है तो वहाँ पर प्लेन्स में, और 250 से ज़्यादा है तो हिली एरियाज़ में। दिस इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एक्सेप्ट फॉर 8 नॉर्थ ईस्टर्न एंड 3 हिमालयन स्टेट्स।
अब देखिए पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में का फ़र्क बताया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या होता है, जहाँ पर परसेंटेज होते हैं, मतलब सेंटर कुछ परसेंट देगा, स्टेट को कुछ परसेंट देना पड़ेगा। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब क्या होता है, जहाँ पर 100% जो है वो सेंटर की तरफ से आता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ए इसका ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेशो 60-40 है और 8 नॉर्थर्न एरियाज़ के लिए देखते हैं तो 90-10 का रेशो दिया हुआ है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पर देख सकते हो। और अभी इस बजट में भी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर लाई गई है ग्राम सड़क योजना के लिए, मतलब जो बजट है वो बढ़ाया गया है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है पीस मिशन एक्सरसाइज कंडक्टेड बाइनियली फॉर विच मेंबर स्टेट। कौन से मेंबर स्टेट के लिए ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाती है। तो देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर इस पीस मिशन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। कब किया था, तो सितंबर 2018 में ये जो पीस मिशन है हुआ था। अब ये किसने किया है, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, SCO, सार्क। तो इसका सी सही जवाब है SCO, मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये पीस मिशन क्या है, तो काउंटर टेरर मिलिट्री एक्सरसाइज है जो उरल माउंटेन्स है रशिया में, वहाँ पर हेल्ड की गई। अब SCO ये क्या है, तो ये एक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बीजिंग में हमें हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और ये 2001 में फाउंड की गई थी। फुल मेंबर जो है इसके वो चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है। अब ये टोटल अगर हम देखते हैं तो 40% ह्यूमैनिटी जो है ये कवर करते हैं और 20% ग्लोबल GDP जो है ये कवर करते हैं। और स्टार्टिंग में आपको पता होगा जो चाइना है उनका एक था शंघाई 5 जो कि 1996 में फाउंड किया गया था, तो उसका ही ये सक्सेसर है। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।